स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही जल्द हो सकता है कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस के ऊपर कैप लगा दिया जाए। बिल्कुल आपने सही सुना कि जो रशिया का क्रूड ऑयल होता है उसके प्राइस के ऊपर कैप लगा दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि रशिया उस प्राइस के ऊपर शायद जो ऑयल है उसको नहीं बेच पाएगा। चलो मान के चलो कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस $100 चल रहा है, तो यहां पर हो सकता है कि जो G7 कंट्रीज हैं वो रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि वो $50 या फिर $60 से ज़्यादा जो अपना क्रूड ऑयल है उसको नहीं बेच पाएगा। और जाहिर सी बात है कि जितना सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा उससे भारत को काफ़ी फायदा होगा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल कुड शेक अप दी मार्केट। तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, G7 कंट्रीज किस तरह से इसको वर्कआउट करेंगी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो, हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी खबर है कि 11 जुलाई से जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके माध्यम से आपको जितने भी क्लासेस हैं 900+ आवर्स ऑफ टीचिंग सब कुछ लाइव कराई जाएगी। आप देख सकते हो ज्योग्राफी से ये स्टार्ट होगा और सारी चीज़ें कवर होंगी, जिसमें इकोनॉमी का एक जो मेजर वाला पार्ट है बैंकिंग वाला, जिसमें रेपो रेट और ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे फीचर्स हो गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, MCQ बेस्ड लर्निंग, मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है। सब कुछ बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर 18,999 में। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, तो जल्द से जल्द वहाँ पर जाइए और इसको अवेल करिए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। देखिए G7 की मीटिंग आपको पता ही है, जस्ट एंड हुआ है। जर्मनी में पूरी मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर लीडर्स के द्वारा एक डील स्ट्राइक करने की कोशिश की गई, जिसके तहत जो रशियन ऑयल है उसका जो प्राइस है उसके ऊपर कैपिंग लगा दिया जाएगा। मतलब रशिया उससे ज़्यादा का प्राइस ना बेच पाए, ताकि इससे होगा कि आप खुद सोच के देखिए, रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर कैप लगाने का मतलब सिंपल ये हुआ कि रशिया के पास जो रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, उसके ऊपर प्रहार करना, रशिया को ज़्यादा पैसा ना मिले, ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जहाँ तक G7 का बात है, आपको पता ही है कि इसके अंदर जो 7 मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो आते हैं। अब मेजर इकोनॉमीज़ कौन कौन से हैं? कनाडा, US, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। मतलब कि ये उतने विकसित देश हैं जो कि अगर जो भी निर्णय लिया जाएगा इनके द्वारा तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है पूरे विश्व के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, यूरोपियन यूनियन को एक रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर हर बार बुलाया जाता है। और इसके अलावा जो भी देश इसको होस्ट कर रहा है वो कुछ देशों को इनवाइट कर सकता है, जैसे कि इस बार भारत हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साउथ अफ्रीका, इन देशों को बुलाया गया था और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहां पर गए थे। लेकिन चलिए इसको पूरे मुद्दे को समझते हैं, लेकिन उसके पहले आपको समझना होगा कि रशिया का जो ऑयल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब रशिया के लिए जो ऑयल है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। सबसे पहली चीज, रशिया इज वन ऑफ द 3 टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स आता है, फिर सेकंड नंबर पर कभी रशिया, फिर कभी थर्ड नंबर पर सऊदी अरब आ जाता है, या फिर कभी सेकंड नंबर पर सऊदी अरब आ जाता है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो रशिया है जो है वो विश्व का टॉप 3 में आता है ऑयल प्रोडक्शन के अंदर। इसके अलावा आप देख सकते हो हर दिन रशिया जो है 11 मिलियन बैरल्स एक्सपोर्ट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, और इसमें से आधा जो है वो डोमेस्टिकली कंज्यूम कर लेता है। मतलब कि करीब 5 से 6 मिलियन बैरल जो है एक्सपोर्ट किया जाता है रशिया के द्वारा। और इसी की वजह से 2021 में रशिया को $110 बिलियन का यहाँ पर रेवेन्यू अर्न हुआ था, मतलब उसको पैसे आए थे। और आप सोच के देखिए, ये नेचुरल गैस एक्सपोर्ट से दुगुना है। कहने का मतलब यह है कि रशिया का अगर आप देखोगे डिपेंडेंसी ऑयल एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। 45% जो उसका इनकम है 2021 में, वो अकेले यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट करने की वजह से आया था। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि रशिया अगर ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा, उससे आमदनी नहीं कमाएगा, तो उसके इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि रशिया से ऑयल कौन कौन परचेज करता है। तो यहां पर यूरोप जो है करीब 1/3 आप कह सकते हो कि डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। और यहां तक यूएस की बात है, देखिए
यूएस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन वो सारी चीज़ें लगभग जो है डोमेस्टिकली यूज़ कर ली जाती हैं यूएस के द्वारा, और कुछ जो है वो इंपोर्ट भी कराता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का अगर आप देखोगे तो 10% करीब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जो है अपना कंजम्पशन वो रशिया से मंगाता था पहले, ऑल्दो इसने बैन कर दिया अभी रिसेंट टाइम में। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हो यूएस जो है वो मैक्सिको से मंगाता है, सऊदी अरब से मंगाता है, इजिप्ट से मंगाता है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि 2/3 जो रशियन सप्लाई है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को जाता है, यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के अंदर। स्पेशली आपको पता है कि यहाँ पर जितनी पाइपलाइंस वगैरह हैं शिप के माध्यम से, जो जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, बहुत सारे नेदरलैंड जो विकसित देश हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में सप्लाई की जाती है। चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ा बायर है। मैंने अभी आपको बताया 5 से 6 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट किया जाता है रशिया के द्वारा, तो उसमें से 1.6 मिलियन बैरल्स अकेले चाइना खरीदता है। करीब 20% रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो चाइना खरीद लेता है, तो चाइना भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार जो प्राइस के ऊपर कैपिंग की बात है वो क्यों कही जा रही है। देखिए, जब से यूक्रेन का इन्वेजन हुआ है, यूएस और उनके जो साथी लोग हैं यूरोप के अंदर, उन्होंने यहाँ पर रशिया के ऊपर बैन करना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। जैसे कि आप देख सकते हो, कनाडा मार्च 2022 में पहला G7 देश था जिसने रशियन ऑयल के ऊपर बैन लगा दिया था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हमेशा बैन हमेशा वही लगाता है जिसको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कनाडा जो है वो बहुत कम मात्रा में रशिया से ऑयल मंगाता था, तो उसको कोई फर्क पड़ना नहीं था और इसीलिए उसने यहाँ पर बैन लगा दिया। और यूएस ने भी फाइनली 8 मार्च को यहाँ पर बैन लगा दिया था। लेकिन मैंने आपको बताया कि यूएस भी कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट अराउंड 10%, तो यूएस अपनी आपूर्ति बाकी जगह से भी कर सकता है। जहां तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, तो इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर हम फेज्ड मैनर पर बैन करेंगे, और बोला गया कि दिसंबर आते आते यहाँ पर जो रशियन ऑयल है उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम ने भी बोला कि 2022 तक हम ऑयल का जो प्रोडक्ट मंगाते हैं रशिया से, ऑयल और उसके प्रोडक्ट, उसके ऊपर बैन लगा देंगे। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट ये हो गया कि रशिया ने अपने जो साथी देश हैं, चाहे चाइना है, भारत है, उनको कहा कि आप प्लीज़ हमसे ऑयल खरीदिए, और इसीलिए भारत ने यहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हो मदद किया। फिर इनफैक्ट भारत का भी एक इंटरेस्ट था, क्योंकि भारत को सस्ते में ऑयल मिल रहा था, तो हमने यहां पर रशिया से खरीदना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो यहां पर काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था, आपको याद होगा यूएस के अंदर जो रिपोर्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो कह रहे थे कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगना चाहिए क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में रशिया से ऑयल खरीद रहा है। ये सब कुछ सुनने को मिल रहा था। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना क्या है, यहां पर जिस प्रकार से बैन लगाया गया था रशिया के ऊपर, सैंक्शंस लगाया गया था, ये सोचकर कि पुतिन को नुकसान होगा, रशिया के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, तो एक्चुअल में वो हुआ नहीं। और एक तरफ यहां पर इसीलिए कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से फर्दर रशिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है यूएस और उनके साथी देशों के द्वारा। और अल्टीमेट एम ये है कि रशिया के पास उतना पैसा ना आए ताकि वो वॉर में एंगेज हो। मतलब यूक्रेन का वॉर खत्म कब हो, जब यहाँ पर रशिया के पास पैसा ही नहीं आएगा, तो वो वॉर लड़ने की क्षमता नहीं रख पाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि आखिरकार ये कैपिंग कैसे कर सकता है। अब कोई भी देश ऐसे थोड़ी बोल देगा कि आप $50 से नहीं भेज सकते, भारत का मन होगा तो भारत खरीद लेगा। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि रशिया से हम ऑयल तो खरीद रहे हैं, लेकिन आप शिपिंग कैसे करोगे, उसमें इंश्योरेंस शामिल होता है। और ये शिपिंग और इंश्योरेंस का जो पूरा मामला अगर आप देखोगे तो यूरोप के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। तो यूरोप यहाँ पर ये कह रहा है उन देशों को, जैसे कि यूरोप ने भारत को कह दिया कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीदते हो तो यहाँ पर आप $50 से ज़्यादा पर बैरल के लिए पे नहीं कर सकते। अगर आप $50 पर बैरल से ज़्यादा पे करते हो तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस वाला जो पूरा मैकेनिज्म है, जो शिपिंग का मैकेनिज्म है, वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको अपने रिस्क पर करना होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहां पर ये कैपिंग किस तरह से की जाएगी। मतलब आर्टिफिशियल कैपिंग करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर देशों को बोला जा रहा है, भारत और चाइना जैसे देशों को, कि आप इससे ज्यादा यहां पर पे नहीं कर सकते। इससे ज्यादा पे करोगे तो जो इंश्योरेंस और बाकी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आप हम पर निर्भर हो, वो हम आपको प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। उसी प्रकार से यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका भी मदद लिया जा सकता है। कहा जा सकता है जो भी पेमेंट वगैरह होगा उसमें यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी मदद नहीं करेगा अगर आप कैप से ज़्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी हो तो। इनफैक्ट मैं आपको आंकड़ा भी दिखाता हूं, करीब 95% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल टैंकर फ्लीट ये कवर किया जाता है बाय इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड
इंडेमिनिटी क्लब्स इन लंदन। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस वगैरह जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक बहुत रिस्की काम होता है, शिप से आ रहा है, कई बार आपने सुना होगा स्पिलेज, ऑयल स्पिलेज हो गया, तो यहाँ पर उसको इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर 95% आप देख सकते हो ये लंदन बेस्ड जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो वेस्टर्न गवर्नमेंट ने यहाँ पर यही कोशिश किया है कि इंश्योरेंस और इस तरह के माध्यम से इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर वो कैपिंग कर पाएंगे। तो चलो मान लो कैपिंग हो गया, मान लो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया $50 से ज़्यादा नहीं पे करना है रशिया को, तो इस केस में भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? देखो भारत, अगर आप देखोगे तो भारत ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ाना स्टार्ट किया है। हम रशिया से काफ़ी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करा रहे हैं। सेकंड नंबर पर देखो, पहले नंबर पर तो इराक से हम सबसे ज़्यादा ऑयल मंगाते हैं, फिर सेकंड नंबर पर सऊदी अरब होता था, लेकिन सऊदी अरब को हमने पीछे कर दिया है और रशिया आ गया है सेकंड नंबर पर। 10% आज के डेट में भारत जितना भी ऑयल मंगा रहा है, लगभग 10% हम अपनी आपूर्ति रशिया के ऑयल से करते हैं। पहले ये सिर्फ 0.2% हुआ करता था, सोच के देखिए। और इसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो प्राइवेट प्लेयर्स की है, क्योंकि उनको डायरेक्टली $30 पर बैरल का फायदा हो रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था। तो 40% रशियन ऑयल जो भी भारत में आया है वो प्राइवेट कंपनीज ने खरीदा है, चाहे रिलायंस हो गया या फिर नायरा एनर्जी हो गया, इन सब कंपनीज ने खरीदा है। तो होगा क्या कि जो प्राइस कैप अगर लगाया जाता है फर्दर, तो यहाँ पर भारत और चाइनीज बिजनेस को फर्दर फायदा मिलेगा, और जाहिर सी बात है ऑयल का प्राइस सस्ता होगा तो भारत में जो इन्फ्लेशन वगैरह है वो कंट्रोल में आ सकेगी। तो ये एक बेनिफिट आप कह सकते हो, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली भारत को इसका फायदा मिलेगा, हमारी जीडीपी को भी एक बूस्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि रशिया के साथ रिलेशन कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि रशिया हमें कह सकता है कि देखिए हम तो प्रोड्यूस कर रहे हैं $60 पर बैरल में, लेकिन आप हमसे $50 में खरीदोगे तो हमें तो लॉस होगा। तो हो सकता है कि शायद रशिया और चाइना जो है वो अगेन रशिया की मदद भारत और चाइना अगेन रशिया की मदद कर दें, और जो अभी प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है उसी से खरीदने लगे। हाँ, जो इंश्योरेंस वगैरह वाला चीज़ है मैंने आपको बताया, अगर वो ज़्यादा प्राइस पे करेंगे तो इंश्योरेंस ये लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, लंदन जो बेस्ड कंपनीज हैं, तो उस केस में रशियन इंश्योरेंस कंपनी से वो ले सकते हैं इंश्योरेंस। जो भी कुछ होगा यहाँ पर हो सकता है इस तरह से चीज़ें चलें। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो अभी ये इतना आसान नहीं है, प्राइस कैप लगाने में अभी यूरोपियन यूनियन को एक साथ आना पड़ेगा, यूनानिमिटी दिखानी पड़ेगी, और जो बैन इन्होंने लगाया था, सोचा था कि दिसंबर तक बैन करेंगे, तो उसमें यहाँ पर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यूके अगर आप देखोगे तो लंदन ने अभी तक तो इस पूरे स्कीम को फाइनलाइज नहीं किया है, और इसीलिए यूनाइटेड किंगडम को इसमें साथ आने की जरूरत है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर रशिया एग्री ना करे, अगर आप प्राइस कैप लगा दो रशिया कहेगा कि हम तो ऑयल बेचेंगे नहीं, तो उस केस में क्या होगा? तो बहुत सारी चीज़ें अभी आज सामने निकल कर आनी है, लेकिन डेफिनेटली ये जो एक बड़ा कदम है जो कि G7 ने सोचा है, देखते हैं ये किस तरह से पैन आउट होता है और भारत को कितना फायदा निकल पाता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम G7 की बात कर रहे थे, क्या आप बता सकते हो कि रिसेंटली मीटिंग में G7 ग्रुप ने अनाउंस किया है कि $600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ये लॉन्च किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हो ये जो प्रोग्राम है वो कौन से देश को काउंटर करने के लिए किया गया है G7 के द्वारा? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और हमारा जो लाइव फाउंडेशन बैच है उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।